प्रिय छात्रों, अभी तक हम लोग गोलीय सतहों से अपवर्तन के बारे में कई सूत्र पढ़े हैं। आज गोलीय सतहों से अपवर्तन चैप्टर का लास्ट दिन है और इसमें हम बारी बारी से 3 क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें पहला है किसी लेंस से प्रकाश किरण का विचलन, डिविएशन ऑफ ए रे बाय ए लेंस। तो विचलन क्या होता है? किसी लेंस पर आपतित किरण और उससे निर्गत किरणों के बीच जो कोण बनता है उसी को हम लोग प्रकाश की किरण का विचलन कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एक उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस का ये हो गया मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष पर ओ तो वहाँ पर लिए हुए हैं, ए एक बिंदु है और यहाँ से चलने वाली किरण लेंस के बी बिंदु पर आपतित होती है और लेंस से सीधे न जा करके इसका अपवर्तन होता है और अपवर्तन होने के कारण यह मुड़ जाती है बी से आई की तरफ। तो आपतित किरण को आगे बढ़ाते हैं और निर्गत किरण, मैंने आपतित किरण का आगे बढ़ा हुआ भाग और निर्गत किरण के बीच जो कोण बना हुआ है इसी को विचलन का कोण कहते हैं। डेल्टा से दिखाए हुए हैं इसको। और हम बाकी 2 कोण ए और आई बिंदुओं पर बना हुआ जो कोण है उसको अल्फा और बीटा से दिखा दे रहे हैं। और बी बिंदु की प्रकाश केंद्र से जो ऊंचाई है, यहाँ बी है जहाँ पर प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, तो बी बिंदु पर प्रकाश की किरण की जो ऊंचाई है उसको स्मॉल h से हम दिखा रहे हैं, h। तो tan अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा? tan अल्फा इक्वल टू लगभग अल्फा के बराबर होगा। जब अल्फा का मान बहुत ही छोटा होता है तो tan अल्फा का लिमिट अल्फा होता है, इसलिए tan अल्फा को लगभग अल्फा लिख सकते हैं और कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। तो अल्फा के लिए चाप हो गया h और त्रिज्या OA हुआ h बटा OA। h को थोड़ा बड़ा लिख दे रहे हैं, h बटा OA। और बीटा के लिए यही हम ले tan बीटा, तो कितना हो जाएगा? ये लगभग बीटा के बराबर हो जाएगा। और कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या होता है तो h बटा कितना हो जाएगा? OI हो जाएगा, h बटा OI। अब देखते हैं त्रिभुज BAI में, त्रिभुज BAI, इसमें भुजा AB थोड़ी सी बढ़ी हुई है C बिंदु तक, इसलिए डेल्टा को हम कह सकते हैं बहिष्ठ कोण। और बहिष्ठ कोण 2 अंतःअभिमुख कोणों के जोड़ के बराबर होता है, अर्थात ये डेल्टा किसके बराबर हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा के बराबर हो जाएगा। इसलिए हम लिख सकते हैं डेल्टा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। और यह मान आया हुआ है कितना? h बटा OA प्लस h बटा OI। लेकिन अब देखना यह है कि OA क्या है और OI क्या है। तो OA वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी है और बाईं ओर है, इसलिए हम इसे ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेंगे। और OI प्रतिबिंब की दूरी है और इसे हम V से दिखा रहे हैं। तो हम मान रख दे रहे हैं डेल्टा इक्वल टू कितना? डेल्टा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा बराबर h बटा OA, h बटा OAU के बराबर है और बाईं ओर है इसलिए इसे माइनस u लिख दे रहे हैं, प्लस h बटा कौन सा है? OI। और OI कितना के बराबर है? V के बराबर है और प्रकाश के अंदर से दाईं ओर है इसलिए हम प्लस में इसको लिख रहे हैं।
एच कॉमन निकाल ले रहे हैं, एच को कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ 1/v बच जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा -1/u। लेकिन हम लोग लेंस सूत्र में पढ़े हुए हैं कि लेकिन लेंस सूत्र से 1/v - 1/u = 1/f होता है। तो हम 1/v घटाव 1/u के स्थान पर 1/f रख रहे हैं। तो डेल्टा = हो जाएगा h इंटू 1/v - 1/u के जगह पर 1/f, मतलब h डेल्टा = कितना हो गया h/f हो गया। यहीं प्रकाश की किरण का विचलन हो गया लेंस से h/f। इसको हम एक समीकरण मान लेते हैं। अब हम लोग लेंस की क्षमता के बारे में सूत्र व्युत्पन्न करेंगे। लेंस की क्षमता क्या होती है इसको ध्यान से देखिए। ये उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस का ये मुख्य अक्ष है O, इसका प्रकाश केंद्र है और प्रकाश केंद्र से एकांक ऊंचाई पर, मतलब ये दूरी कितनी है एकांक ऊंचाई है, माने h = 1। एकांक ऊंचाई पर कोई किरण आपतित होती है जो कि लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर है। ये मुख्य अक्ष हो गया, इसके समानांतर ये किरण है। तो उसका जितना विचलन होता है, मान लेते हैं कि यहाँ F बिंदु पर ये किरण मुख्य अक्ष को काटती है अपवर्तन के बाद। ऐसे भी सिंपल सी बात है कि मुख्य अक्ष के समानांतर अगर कोई किरण प्रकाश की कोई किरण आपतित होती है तो उसका वह अपवर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है मुख्य फोकस से, ठीक है। तो अगर लेंस न होता तो इस पर जाना चाहिए था ऐसे सीधे, तो विचलन कितना हो गया इतना विचलन हो गया। मान लेते हैं कि डेल्टा विचलन हो गया, और डेल्टा विचलन हो गया तो इसका जो एकांतर कोण है यहाँ पर F बिंदु पर, ये भी तो डेल्टा हो जाना चाहिए ना। तो लेंस की क्षमता का क्या परिभाषा हुआ कि लेंस के अक्ष से एकांक ऊंचाई पर लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण में जो विचलन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं लेंस की क्षमता कहते हैं, और इसे P से सूचित करते हैं। अतः लेंस की क्षमता जो है, लेंस की क्षमता P बराबर कितना होना चाहिए एकांक ऊंचाई, मैंने होता तो है h/f, तो h के जगह पर हमको 1 रखना है और f है तो f रख दिए, मतलब कि P बराबर क्या हो गया 1/f, ठीक है। जब 1 मीटर में हो तब, और लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है डायोप्टर, डी से इसको सूचित करते हैं DIOPTER, ठीक है। तो लेंस की क्षमता का ये सूत्र हो गया इतना डायोप्टर, कब जबकि P = 1/f, कब जबकि f मीटर में हो तब, ठीक है। लेकिन जब f सेंटीमीटर में हो तो क्या करेंगे, f जब सेंटीमीटर में हो तो क्या करेंगे उसके लिए, तो देखिए उसके लिए P बराबर 100/f करेंगे जब f सेंटीमीटर में हो तब इतना डायोप्टर हो जाएगा। तो ये दो सूत्र लेंस की क्षमता का हो गया। अब हम लोग लेंसों के संयोजन के बारे में पढ़ेंगे। अब हम दो या दो से अधिक लेंसों के संयोजन के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग ये स्टडी करेंगे कि कई लेंस एक ही अक्ष पर अलग अलग स्थान पर या एक दूसरे के संपर्क में अगर कई लेंस रख दिए जाते हैं, भले ही उन लेंसों की प्रकृति कुछ भी क्यों ना हो, भले ही एक लेंस उत्तल हो दूसरा अवतल हो या दोनों उत्तल हो या दोनों अवतल हो, तो उस स्थिति में क्या होगा, और इन सभी लेंसों के समतुल्य एक लेंस की फोकस दूरी हम लोग मालूम करेंगे। तो समतुल्य लेंस किसे कहते हैं पहले ये जानते हैं। समतुल्य लेंस
इक्विवेलेंट लेंस। इक्विवेलेंट लेंस क्या होता है? कई समकक्षीय लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब एक निश्चित बिंदु पर बनाते हैं। यदि उन कई लेंसों के बदले एक लेंस लिया जाए और उसे उचित स्थान पर रखने पर उसी वस्तु का प्रतिबिंब उसी स्थान पर बना देता है जहां पर कई लेंस मिल करके प्रतिबिंब बनाते थे, तो उस अकेले लेंस को उन सभी लेंसों का समतुल्य लेंस कहा जाएगा। जैसे यहाँ दिए गए चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ पर दो लेंस है L1 और L2, एक दूसरे से सटा करके रखा गया है और दोनों का अक्ष एक ही है। पहले लेंस की फोकस दूरी है f1 और दूसरे लेंस की फोकस दूरी f2 है। यह एक बिंदुवत वस्तु है जिसका अंतिम प्रतिबिंब I बिंदु पर बना देता है। अगर इन दोनों लेंसों के बदले अकेले एक लेंस लिया जाए और वह P बिंदु का प्रतिबिंब उसी I बिंदु पर बना दे, तो यह अकेले लेंस इन दोनों लेंसों का समतुल्य लेंस कहा जाएगा और इस लेंस की फोकस दूरी को समतुल्य फोकस दूरी कहेंगे। अब हम यहाँ पर दोनों लेंसों से किरण के अपवर्तन को समझ ले रहे हैं। यहाँ पर P बिंदु से चलने वाली जो किरण है पहले लेंस पर A बिंदु पर आपतित होती है और उससे अपवर्तित होकर A से B की ओर चलती है। यदि दूसरा लेंस न होता तो वस्तु P का प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब कहाँ बनता? I1 से, क्योंकि यह अपवर्तित किरण AB ऐसा प्रतीत हो रहा है कि I1 बिंदु से आ रही है। लेकिन ये अकेले लेंस नहीं है, एक और लेंस है L2 जो पहले लेंस के संपर्क में स्थित है और इससे भी अपवर्तन हो रहा है और जो अपवर्तित किरण है जो कि पहले लेंस L1 से निकली हुई थी AB, उसका फिर से अपवर्तन होता है दूसरे लेंस के द्वारा और अंतिम प्रतिबिंब I बिंदु पर बन जाता है। तो पहले लेंस के लिए P वस्तु का कार्य करेगा, अर्थात वस्तु की दूरी हुई O1P, और दूसरे लेंस के लिए पहले लेंस के लिए प्रतिबिंब का कार्य करेगा I1, अर्थात प्रतिबिंब दूरी हो गई O1I1। दूसरे लेंस के लिए I1 वस्तु का कार्य करेगा, अर्थात दूसरे लेंस के लिए वस्तु हो गया O2I1 और प्रतिबिंब हो गया दूसरा लेंस के लिए O2I। तो हम पहले लेंस के लिए लेंस सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं। तो लेंस सूत्र क्या होता है? 1/8। तो 1 के जगह पर हम F1 लिख दे रहे हैं पहले लेंस के लिए, इक्वल टू 1/V। तो पहले लेंस के लिए प्रतिबिंब का कार्य कौन कर रहा है? I1। तो V के जगह पर लिखेंगे O1I1 माइनस 1/U। वस्तु की दूरी है O1P, वस्तु की दूरी है तो 1/U के जगह पर लिख रहे हैं O1P। दूसरे लेंस के लिए देखा जाए तो 1/F2 इक्वल टू 1/V। दूसरे लेंस के लिए प्रतिबिंब की दूरी है O2I, तो V के जगह पर रखेंगे O2I माइनस 1/U। तो दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य I1 कर रहा है तो 1/O2I1 लिख दे रहे हैं। अब इन दोनों लेंसों के बदले एक लेंस यहां लिया जा रहा है तो O1I1 जो है उसके स्थान पर हम OI1 लिखेंगे। यहां पर I1 है तो हम ऐसा लिख सकते हैं 1/OI1 माइनस 1/O1P है तो O1PU के बराबर है, हम लिख दे रहे हैं U। दूसरा लेंस में देखा जाए 1/O2I V के बराबर है माइनस
O2I1 यह दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है, और दोनों लेंसों के बदले जब हम एक लेंस ले रहे हैं तो O2I1 नहीं बल्कि OI1 लिखेंगे। तो 1/OI1। अब इसको हम समीकरण 1 मान ले रहे हैं और इसको समीकरण 2 मान ले रहे हैं, तथा समीकरण 1 और 2 को जोड़ दे रहे हैं। तो जोड़ने पर देखिए बायां पक्ष को पहले जोड़ लेते हैं, 1/F1 प्लस 1/F2 इक्वल टू, अब दाहिने पक्ष को जोड़ रहे हैं तो 1/OI1 प्लस में और 1/OI1 माइनस में, दोनों कट जाएगा, बचेगा 1/V माइनस 1/U, और 1/V माइनस 1/U इक्वल टू 1/F होता है लेंस सूत्र के अनुसार। तो 1/F1 प्लस 1/F2 इक्वल टू 1/F, और 1/F इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2। इसको हम मान ले रहे हैं समीकरण 3। F क्या है? तो F समतुल्य लेंस की फोकस दूरी है। F1 पहले लेंस की फोकस दूरी है और F2 दूसरे लेंस की फोकस दूरी है। तो ये तो हो गया सूत्र जब दोनों लेंसों को एक दूसरे के संपर्क में रखा गया तब। लेकिन यदि दोनों लेंसों को एक दूसरे से स्मॉल d दूरी पर रखा जाए समकक्षीय रूप में, तो वैसी स्थिति में समतुल्य फोकस दूरी के लिए सूत्र हो जाएगा 1/F इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2 माइनस D/F1/F2। ये भले ही सिलेबस में नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल बनाने के लिए बहुत ही उपयोगी है, इसलिए इस सूत्र को भी याद रखना होगा। तो ये हो गया संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, समतुल्य फोकस दूरी इसको बोलते हैं हम। ये दोनों लेंस जब संपर्क में है तब, और ये जब दोनों लेंस एक दूसरे से थोड़ी दूरी d दूरी पर स्थित है तब। तो ये हमारा गोलीय सतहों से अपवर्तन का अंतिम क्वेश्चन था और ये चैप्टर समाप्त हुआ। इसी के साथ हम अब अगले दिन अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे।